कंफर्म करिए प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक एवं दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर। और आज हम लोग एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और वो है आंसर राइटिंग, यानी एम लक्ष्मीकांत सर 100 आवर्स का जो मैं पूरा कोर्स ले रहा हूं। अभी तक हमने जो किया है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अंश जो यूपीएससी की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आज मैंने आंसर राइटिंग के रूप में रखा है। एक छोटी सी प्रैक्टिस होगी और जिसके बाद आपको अगले लेक्चर और बेहतर ढंग से समझ में आएंगे और आपको यह भी पता लगेगा कि किस ढंग से आप जो है चीजों को हैंडल करें। तो आइए चलते हैं अपने जो है एक नए घटनाक्रम में, और वह घटनाक्रम है आंसर राइटिंग। और उसके पहले प्लस प्लेटफॉर्म, जो भी बच्चे वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रखना चाहते हैं उन सबका मैं प्लस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ऑप्शनल आप मात्र 36,000 में एसके लाइव कोड के साथ पूरा ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ आपको इथिक्स, ऐसे और जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं सारे कोर्स अवेलेबल हैं। और जो है अभी जीएस का भी एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि आप 12 महीने में आप देख सकते हैं मेरा कोड, ये तो कोई भूलेगा नहीं, जो भी बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है वो इस कोड के साथ आएगा, ठीक है, एसके लाइव कोड। और आप देखेंगे मात्र 36,000 रुपए में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। कितने में? मात्र 36,000 रुपए में। और इसके बाद 24 महीने का पूरा कोर्स आपका 57,600 रुपए में। इसके लाइव कोड यहां भी नहीं भूलना है। आइए अब आज अपनी हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। और प्रोसेसिंग में आज आपके सामने क्या है? लेट्स स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो आज हम लोग आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए, बिना किसी बात के, और आज मैं आप लोगों को तैयार करता हूं एम लक्ष्मीकांत सर पर जो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, कुछ महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भों पर चर्चा कीजिए। ये पर इस प्रश्न को टैकल करने से पहले मैं कुछ सामान्य बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। सामान्य बातें क्या है? जैसे आंसर राइटिंग में जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, या आप अगर यूपी के हैं तो यूपी में, या बिहार में है, झारखंड में तो जीएस का मेंस तो हर जगह सेम है, राजस्थान के हैं तो भी सेम है, छत्तीसगढ़ के हैं तो भी सेम है, एमपी के हैं तो भी सेम है, महाराष्ट्र, आप जो है महाराष्ट्र से हैं, जीएस तो हर जगह सेम है, उत्तराखंड दे रहे हैं सेम है, हिमाचल दे रहे हैं सेम है। तो इसका मतलब आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे कुछ 2-3 मूलभूत उसकी जो है एक समझ होनी चाहिए। पहली, इंट्रो का मतलब होता है कि प्रश्न आपका जबरदस्त रूप से खुलना चाहिए। यानी कि जैसे संविधान में प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भ, तो जब पहली पंक्ति स्टार्ट हो प्रभावशाली हो। क्यों? क्योंकि आईएएस बनने जा रहे हैं। 900 सीट, 800 से 900 सीट का एक औसत होता है। और आप लोग सहमत होंगे मेरी बात से कि लगभग 400 बच्चे मतलब री अटेम्प्ट करते हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, और जो इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं वो अगली बार और मेहनत करते हैं। ऐसे में जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। डरना नहीं, केवल चुनौती है। और चुनौती ना हो तो जीवन में मजा क्या है? तो उस चुनौती को, यानी कि एक पक्के पकाए बच्चों से आपका मुकाबला होने वाला है, तो इसका मतलब आपको आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। टिल फर्स्ट लाइन, मतलब टू फर्स्ट लाइन टिल लास्ट लाइन, आपको एक एक जगह क्या करना पड़ेगा? अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ेगा। इसी कंसंट्रेशन की बिंदु के साथ आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। लगातार बने रहिएगा, ठीक है ना। संविधान में प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भों पर चर्चा करिए। क्लियर है? और एक और ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूं कि संडे को ये प्रीमियर होगा जब लेक्चर, तो आप लोगों को लगेगा कि लाइव नहीं है, लेकिन मैं रहूंगा आपके चैट का जवाब देने के लिए। याद रखिएगा, संडे है, मैं खुद भी देखूंगा अपने सब बच्चों को, चूंकि आंसर राइटिंग, और तो ऐसे तो मैं नहीं आ पाता हूं, लेकिन आंसर राइटिंग है तो आपके बड़े क्वेरीज आएंगे, तो आपके पास एक मौका है कि जितना संभव हो सकेगा मैं जवाब दूंगा। तो सब बने रहिएगा, याद रखिएगा। संविधान में प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भों पर चर्चा कीजिए। फॉर्मेट क्या है?
तो सबसे पहले आप देखें परिचय। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? इंट्रो, यानी कि एक एक। अब देखिए 4 पॉइंट में मैंने इस प्रश्न को खोल दिया है। तो पहला सर्वोच्च, यानी ये क्या है बेटा? ये केवल स्ट्रक्चर, इसको संरचना बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना बनाना। किसी भी जो है क्वेश्चन में सबसे पहले हमको यही काम सीखना चाहिए। यानी अगर फर्स्ट स्टेप की बात अगर हम करें तो फर्स्ट स्टेप बेटा संरचना। अब आप मुझसे ये पूछो कि भाई फर्स्ट स्टेप में संरचना क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं मेंस में अप्रॉक्स, यानी पेपर 1 2 3 में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 1 में, 2 में और 3 में जीएस के। और चूंकि हम 2 कर रहे हैं, और एथिक्स में जो पेपर 4 है 16 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको 20 क्वेश्चन करना है, आप मान लीजिए आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए 20 क्वेश्चन के लिए, कंटेंट मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो इसका मतलब जब आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपका कंटेंट मैनेजमेंट होता है। कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है जो है कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि आपको ये पता होता है जो भी कि हम पहली मतलब प्रथम खंड में आंसर के, सेकंड खंड में हम क्या लिखेंगे, और एक दो एग्जांपल आपको याद आ जाता है, उसको आप लिख लेते हैं। क्लियर है? और मान लीजिए अब आपने स्ट्रक्चर बनाना इस क्वेश्चन का स्टार्ट किया, और आपको पहले में चलिए 2 ही पॉइंट आया, दूसरा स्टार्ट किया वहां 1 ही आया, तीसरा आप कर रहे हैं 3 आया, तब तक एक याद आया, अरे यार पहले में 1 पॉइंट और आ गया। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर का, जब तक आप 20 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाते हैं आपका दिमाग गर्म हो जाता है और सारी चीजें याद आने लगती हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? चलो भैया हमने स्टार्ट किया, अब पता नहीं क्या याद आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, कभी नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, एग्जाम्पल गायब हैं या आ रहे हैं तो एकदम अंत में आ रहे हैं, एकदम पहले आ रहे हैं। तो यानी आप एक मिस मैनेजमेंट वाला लेखन, और इससे क्या होगा? समय भी ज्यादा लगेगा और जो परीक्षक होगा खुश नहीं होगा। तो मेरे बच्चों पहली चीज है कंटेंट मैनेजमेंट करने के लिए आपको संरचना बनाने की आवश्यकता है। याद रख लीजिए, लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है ना? कंटेंट मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? टाइम मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट। यानी दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का प्रबंधन। और वह तभी हो पाएगा, यानी 20 क्वेश्चन 3 घंटा, हर क्वेश्चन 7 से 7.5 मिनट। अब आप विचार करो। तो मेरे बच्चों दोनों पॉइंट पे आप फोकस रहिएगा। मैं पहले से बता रहा हूं किस पे? दोनों पॉइंट पे, कि हमें कंटेंट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों पर विशेष फोकस रहना पड़ेगा। और अभी से, इसके लिए कोई आगे बड़ी उम्र नहीं होती, 12th में, तो अभी से आप कंटेंट और टाइम पर विचार करिए। ग्रेजुएशन में अभी मेरी उम्र नहीं हुई, वाट उम्र, आपकी फाइट किससे है? 900 सीट, 800 सीट, 400 बच्चा वही जो री अटेम्प्ट कर रहा है, 1000 जो इंटरव्यू फेल हुआ, खार खाए बैठा हुआ, आपकी बार छोड़ेंगे नहीं, तो किसको पकड़ोगे? इसका मतलब है कि ना कोई 12वीं, ना कोई ग्रेजुएशन, ना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, ना कोई 21, कब 21 30 होती है ना, पता नहीं चलता। ठीक है? आपका मेंटोर कैसा है? लगातार इस प्रोसेस में मेंस लिखा, इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ आदमी है। तो इसलिए यह मेरे व्यवहारिक, जो मैंने आंखों से देखा है, बच्चों को असफल होते हुए भी, मैं भी असफलता वालों में था, और बच्चों को सफल होते हुए भी ढेर सारे ग्रुप में सक्सेसफुल हुए, जो आईएएस है प्रॉपर। और अब पिछले 7 वर्षों में मैंने कई आईएएस बनाए भी हैं। मतलब आप मेरा फेसबुक पेज, मैं हमेशा कहता हूं, अब सुनील अभिव्यक्ति मेरा नाम आप जानते हैं, इसी नाम से आप सर्च करेंगे, सारे बच्चों का रिकॉर्ड भी आपको मिलेगा। 2014 से आप सर्च करना स्टार्ट करिए। क्लियर है? तो इसका मतलब मेरा पूरा एक जीवन इसी में बीत रहा है, और अब आप लोगों के साथ, आप लोगों को बनाना, नई पीढ़ी को बनाना आपके साथ बीत रहा है। तो मेरे बच्चों कंटेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों अपने जेहन में बना लीजिए कि मेरी लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। संविधान में प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भों पर चर्चा कीजिए। तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ हम अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे भाई, कि प्रस्तावना पर क्या क्या, यानी कि समसामयिक निर्णय, अभी अगर हाल फिलहाल में कुछ हुआ पूर्व, यानी हम पहली पंक्ति एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम दिखाएंगे भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण केस रहे हैं जो इसके महत्व को दिखाते हैं। तीसरा, इसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ आदर्शों को भी लेंगे, जैसे अंबेडकर, जैसे गांधी, और वर्तमान राजनीतिक चिंतकों के भी लेंगे कि वो इसके महत्व को किस प्रकार से देखते हैं, तब जाकर के हम एक बेहतर निष्कर्ष लिख पाएंगे। याद रखिएगा किसमें, यानी कि ये हमारा जो परिचय वाला खंड होगा, इनमें से हम कोई एक मतलब पूरा लेंगे, यानी परिचय वाले खंड में इनमें से कुछ भी, जब ये सब बेहतर हो जाएगा तभी हम एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। चूंकि शुरुआत अच्छी होगी तो निष्कर्ष अच्छा होगा। अब आते हैं आगे, प्रश्न की मूल मांग में, यानी बॉडी में आते हैं। किस में आते हैं बेटा?
बॉडी यानी कि निबंध का दूसरा खंड, वो पहला खंड है, दूसरा क्या है मांग कि भाई महत्व बताना है, तो बताना क्या क्या प्लस है यानी एक, और उसको एग्जाम्पल, प्लस का मतलब लाभ, क्या क्या महत्व, भाई महत्व कैसे बता पाएंगे, लाभ बता पर। आपसे कोई पूछे आप अपना महत्व बताइए तो आप कहेंगे ना मैं ऐसा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं इतने घंटे काम करता हूं, आपके लिए इतना करूंगा, ऐसा कुछ। तो सिंपल सी बात है, उदाहरण और कुछ अगर वैश्विक घटनाक्रम हो तो कंपेयर भी कर दीजिए। और हानि यानी कि महत्व बता रहे हैं, कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। हानि का मतलब अगर आप सीमा शब्द लिखें तो और अच्छा हो जाएगा, सीमाएं अगर आप लिख दें। और फिर उदाहरण और वैश्विक घटनाक्रम, सीमाएं मतलब वो नहीं होता कि राज्य पर कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आते हैं सुझाव, तो यानी संविधान के प्रसंग से और प्लस करंट की कोई घटना से आप सुझाव भी दे सकते हैं, और आप ऊपर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में बेटा क्या लेंगे, प्रस्तावना से मूल अधिकार से नीति निर्देशक तत्वों या मूल कर्तव्यों का आप कहीं न कहीं उल्लेख करते हुए और अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों के साथ आप पुष्ट करेंगे। इनका क्यों, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, ये सब क्या है, यानी कि निष्कर्ष में हम लिखेंगे ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और आप लोग को परेशान होना नहीं क्योंकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। अब देखिए प्रथम खंड, प्रथम खंड थोड़ा सा मैंने 250 वर्ड के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है आंसर इसका, और कुछ शब्द हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, मैं पहले कह रहा हूं ये इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं कंटेंट बहुत शॉर्ट करूंगा तो समझाने में मुझे दिक्कत होगी, तो आपको शॉर्ट जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे मैं कुछ क्वेश्चन बहुत शॉर्ट भी कर दूंगा, लेकिन अभी पहला है तो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ विस्तार के साथ जिससे आप पहले लिखना है। और एक चीज, कोई भी बच्चा ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि सर मुझसे तो 500 शब्द हो जाता, 400 हो जाता, 100 जितना हो जाए, 3000 हो जाए, पहला लिखिए। पहला है ना बेटा, पहली बार तो सबसे गलती होगी, दूसरी बार भी होगी, तीसरी बार भी, लेकिन फिर इसके बाद क्या, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, ये करते करते अभ्यास से जो जड़ बुद्धि भी है वो भी ज्ञानवान हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्रथम खंड 250 प्लस प्लस प्रैक्टिस। अब क्या है, प्रस्तावना से आशय क्या है, किसी भी कार्य के प्रयोजन सार तत्व तथा दर्शन से है, यानी कि प्रस्तावना। आप क्या, हम प्रश्न क्या करें, एक बार फिर से पढ़ लो, नहीं आप लोग भूल गए होंगे। प्रस्तावना में, संविधान में प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भ, यानी कि संविधान में जो प्रस्तावना रखा गया है, प्रस्तावना चैप्टर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लगातार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए। तो आप क्या बताएंगे भाई कि प्रस्तावना, हाँ, प्रस्तावना से आशय किसी भी कार्य के प्रयोजन सार तत्व तथा दर्शन से है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शासन के ध्येय यानी शासन का लक्ष्य, शासन के तरीकों, कैसे शासन चलाना है, तथा भारतीय राज्य की प्रकृति को स्पष्ट करती है। फिर इसके बाद देखिए हमने क्या किया, जो जो मैंने लिखा है वही वही कर रहा हूं। फिर महत्वपूर्ण केस लेके आ रहा हूं, यानी पहले हमने बता दिया भाई क्या है, फिर महत्वपूर्ण केस, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, फिर वर्तमान राजनीतिक चिंतक, जरूरी नहीं सब आए लेकिन एक दो तो आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, बेरुवाड़ी केस आ गया बच्चों, बेरुवाड़ी केस, ठीक है, ठीक है, आ गया तो ओके ओके करते जाएंगे, क्योंकि मैं तो बैठा ही हूं आपके साथ, ठीक है ना। तो ठीक है, आप मुझसे चैट करें। बेरुवाड़ी केस में न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा, यानी कि मस्तिष्क की कुंजी कहा, और केशवानंद वाद में प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया। और फिर देखो एक विदेशी चिंतक है अर्नेस्ट वार्कर, संविधान विशेषज्ञ, वो क्या कहते हैं, संविधान की संक्षिप्त पुस्तक है, इसका मतलब प्रस्तावना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान की संक्षिप्त पुस्तक है, यानी संविधान में जो कुछ भी दिया गया वो आदर्श रूप में प्रस्तावना में है, यह कहा जा रहा है। और संविधान में प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा 1947 में प्रस्तुत उद्देशिका है, यह मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यानी कि हमने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श भी समेट लिया, और अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा वर्तमान राजनीतिक चिंतक के स्टेटमेंट को भी डाल लिया। चारों पॉइंट आ गए कि नहीं आ गए, ऐसे प्रैक्टिस करनी मैं कराऊंगा, साल भर में तैयार कर दूंगा आपको, ठीक है, चिंता नहीं करनी। फिर इसके बाद आते हैं यानी द्वितीय खंड पे। द्वितीय खंड क्या था, बॉडी। तो अब महत्व बताना है, इसकी अच्छाइयां क्या, सीमाएं क्या है। तो प्रस्तावना के महत्व के विभिन्न संदर्भ हैं। पहला, संविधान के ध्येय को स्पष्ट करती है, जैसे देखो एग्जाम्पल, मैंने क्या लिखा था बेटा, फिर से आओ, स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। देखो उदाहरण लिखा हो ना, उदाहरण प्लस वैश्विक घटनाक्रम, कमियां उदाहरण प्लस वैश्विक घटनाक्रम, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपकी प्रामाणिकता की पुष्टि करता है कि हाँ बच्चे को आता है, नहीं तो ऐसे तो सब भाषण लिख देगा, संविधान ये करता है, संविधान वो करता है। आपको ये बताना है संविधान ये भी करता है, वो भी करता है, पर एग्जाम्पल के साथ करता है, यानी आप एग्जाम्पल जरूर देंगे। मेरे बच्चे एग्जाम्पल को ही अपने जीवन का एक ध्येय बनाएंगे, एक पंक्ति लिखेंगे, उदाहरण से पुष्ट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे संविधान
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा। बीकर सेक्शन, धर्म निरपेक्षता, भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करेगा। यह ध्येय हमारे शासकों का पथ प्रदर्शक है, यानी आज सरकारें ऐसे ही चलती हैं। तो पहला। दूसरा क्या है? समान अधिकार, वयस्क मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, अभिव्यक्ति तथा सरकार की आलोचना का अधिकार। इससे क्या होता है? राजनीतिक न्याय का अधिकार सुनिश्चित होता है। आर्थिक न्याय कैसे होता है? जॉन रॉल्स ये विचारक हैं आर्थिक न्याय के बहुत बड़े, ठीक है ना, के शब्दों में इनका सामाजिक न्याय की थ्योरी बहुत प्रसिद्ध है। जॉन रॉल्स की इथिक्स में पूछ भी चुका, प्रीवियस ईयर्स के पेपर चेक करेंगे। जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत के शब्दों में सभी को जीवन निर्वहन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेतु न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना है। क्या क्या है? कि जीवन निर्वहन, स्वास्थ्य, शिक्षा। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व इसी संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आर्थिक न्याय से संबंधित है। यह इसका महत्व है कि नीति निर्देशक तत्व इसी आदर्श को धारण करने के लिए डाले गए। चौथा क्या? सामाजिक न्याय की दृष्टि से सामाजिक विषमताओं जैसे अस्पृश्यता, जैसे कि मतलब हमेशा एग्जाम्पल हो जाएगा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का समापन आदि का भाव प्रस्तावना में समाहित है। फिर इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बेटा आया कि नहीं आया? याद करना दिया था कि नहीं मैंने? यानी सुप्रीम कोर्ट का याद आया तो ओके ओके लिखो सुप्रीम कोर्ट, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग कंसंट्रेशन से लेक्चर सुन रहे हो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि आप आपस में ही मस्ती करते हो। डालमिया सीमेंट वाद में न्यायालय ने कहा कि संविधान में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानता का समापन, समान प्रतिष्ठा, भातृत्व भाव, न्याय के दर्शन है जो प्रस्तावना में समाहित है। अब ये शब्द अधिक हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे सर 250 से ज्यादा। ये मैं तो समझाने के लिए, अगर मैं केवल इतना बोलता डालमिया सीमेंट का मामला, तो क्या आपको समझ में आता? लेकिन एग्जाम में आपको केवल एक लाइन लिखना है इसको, डालमिया सीमेंट वाद में, बस। यानी कि डालमिया सामाजिक न्याय की दृष्टि से डालमिया सीमेंट वाद, बस खत्म। वो परीक्षक समझ जाएगा, वहां यही लिखना होता है। यहां आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने विस्तार दिया है, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। आंसर राइटिंग मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे करना होगा तो मैं छोटे में करूंगा, आपको मैं तैयार कर रहा हूं मेरे बच्चों। तो मेरा जो मनोभाव है वो समझिएगा, ठीक है। प्रस्तावना यह बताती है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा। प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, यानी कि अगला महत्व क्या है, स्वरूप बता रही है। एक महत्व क्या है, अभी चलो रिवीजन कराऊंगा। शासन का स्वरूप कैसा होगा? प्रस्तावना के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य होगा। या और पंथ निरपेक्षता से आशय कि राज्य दो धर्मों के मध्य विभेद नहीं करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये सब मैं समझा चुका हूं। इसी प्रकार लोकतंत्र से आशय क्या है कि भारतीय शासन द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाएंगे और जिनका चयन आप करेंगे। तो ये सारे आदर्श हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, जो सभी वर्गों के में समानता का भाव सुनिश्चित करता है। फिर प्रस्तावना शासन के स्रोत को भी स्पष्ट करती है, यानी कि कहां से हमने लिया है क्या चीज। तो यानी जैसे हम भारत के लोग, यानी कि सोर्स क्या है कि जो प्रस्तावना, भारत में शासन के स्रोत हैं कौन? आप और मैं और हम सब भारतीय, ठीक है ना। कोई बाह्य शासक या देशी महाराजा नहीं है। प्रस्तावना शासन के स्रोत आप हैं, कोई आनुवांशिक शासक नहीं। फिर स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे दर्शन समाहित हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान से समझनी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये 7 पॉइंट में इसको खत्म किया गया। मैंने पहले बताया महत्व तो इसका बता रहे हैं क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रस्तावना हमारा आदर्श है, इसलिए इसमें हमने क्या किया कि सीमा नहीं लिखी, क्योंकि आदर्श है तो उसकी सीमा क्या लिखी हम। क्लियर है? तो शासन की सीमा होगी जब उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये देखिएगा, हर प्रश्न में निष्कर्ष लिखना आवश्यक नहीं होता। स्ट्रक्चर में मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको यह ना लगे, नहीं तो बच्चे को होता है कुतूहल होता है, यार सर ने तो ठीक कराया पर निष्कर्ष भूल गए। तो मुझे तो आपको सिखाना है ना, मुझे अपना ज्ञान बघारना ही नहीं है आपके सामने। मैं जीरो हूं। ऑलवेज आई फील, जब भी मैं किसी क्लास में आता हूं आपके लिए, मैं ये मान के आता हूं अभी मैं जीरो हूं। मेरे बच्चे हैं जो भी मेरी मार्किंग कर देंगे वही मेरी मार्किंग होगी। और ये भी कि मुझे कोई रेटिंग वेटिंग इन सब से मतलब नहीं करता। मेरा ज्ञान, मेरी ईमानदारी ही मेरी रेटिंग है। आत्मा से पढ़ाता हूँ, बच्चों को पसंद आता है, प्रेम मिलता है, दैट्स इट। बाकी मार्केट क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जीरो में भी खुशी है, क्यों? क्योंकि इसी जीरो ने क्या दिया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। याद रखिएगा। तो मैं उसी जीरो की अवधारणा को अपने अंदर धारण करता हूं कि मैं जीरो हूं। अपने बच्चों को, जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ मुझे बेहतर काम करना। तो निष्कर्ष बच्चों, इसीलिए मैंने वहां लिखा कि निष्कर्ष लिखना चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन उठता, लेकिन चूंकि हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो यहां पर अब हम सीमा क्या लिखें,
किस प्रकार का निष्कर्ष, क्योंकि ये महत्व तो सब निष्कर्ष ही है। ठीक है, बाकी आप अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहें तो इनोवेशन आपके पास अवसर है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आपको ऐसे लेकर के चलना। अब यहां पे पहले प्रश्न में मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि किसी भी आंसर में एक फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले में मैंने नहीं बताया, क्योंकि पहले में अगर फ्लो चार्ट लेकर के आ जाता तो एक थोड़ा सा आपको लगता कि यार अभी सीखे नहीं आंसर और सर फ्लो चार्ट भी बना रहे हैं। तो पहले में मैंने एक कंक्रीट कंटेंट दिया, आसान। अब थोड़ा सा टफ कर रहा हूं, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, यूपीएससी में। और इसमें मैं डायग्राम यानी फ्लो चार्ट बनाना, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, आप समझ गए। अब यहां हम फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करने वाले। किसकी प्रैक्टिस करने वाले? फ्लो चार्ट की। तो संप्रभुता शब्द का क्या आशय है? अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संप्रभुता शब्द का क्या आशय है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में इसे शामिल करने का निहितार्थ क्या है। ये यूपीएससी में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया, आप चेक करिएगा। अब देखिए प्रथम खंड आपको क्या दिखाना है, डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं, चूंकि फॉर्मेट अब आपको एक में मैंने बताया, सब में बताऊंगा तो टाइम लगेगा, चूंकि यहां पर फ्लो चार्ट बनाना। तो यानी सबसे पहले प्रथम खंड में हम क्या दिखाएंगे, एक केस के माध्यम से। मैंने पहले ही बताया कि एकदम प्रामाणिकता से आंसर हमेशा किसी उदाहरण से, किसी रिपोर्ट से, किसी केस से, और केवल पॉलिटी का नहीं, किसी भी पार्ट का, वहां से स्टार्ट करना है, जिससे क्या हो कि पहली लाइन से परीक्षक कॉपी पेन चुकी हो तो नंबर हर एक पंक्ति पे आपको देखा तो वो एकदम उसको लगे गजब लिखा है, जिससे बाद में अगर कुछ आंसर कमजोर पड़े उसको लगे नहीं यार इसमें जानकारी अच्छी है। 20 क्वेश्चन करना स्वाभाविक है, चूंकि अपने टाइम में उन्होंने भी तो कभी एग्जाम दिया होगा ना, तो उनकी सहानुभूति प्राप्त करनी है। बेटा ये कंपटीशन है, तो हमें परीक्षक को अपनी तरफ मोड़ लेना है कि नहीं मैं अच्छा हूं, अब टाइम नहीं था तो इसलिए मैं नहीं लिख पाया, भले मुझे नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में इसे शामिल करने का निहितार्थ क्या है। प्रथम खंड, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बेरुवाड़ी केस प्रस्तावना संविधान का एसेंस है, सार तत्व है, दिशा निर्देशक है, जो सरकार व राज्य के कार्यों को स्पष्ट करता है। बेरुवाड़ी केस क्या है, संविधान का सार तत्व है, दिशा निर्देशक है, जो सरकार व राज्य के कार्यों को स्पष्ट करता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता से आशय, यानी अब देख लीजिएगा क्या है, यानी चूंकि प्रस्तावना में है और प्रस्तावना में संप्रभुता है, तो अब मैंने एक राजनीतिक चिंतक के स्टेटमेंट से स्टार्ट कर दिया कि संप्रभुता से आशय सर्वोच्च यानी एकदम टॉप नंबर 1, अविभाजित बिना किसी खंडन के, अदेय यानी कि ऐसी शक्तियां, अदेय शक्ति से, अदेय शक्ति का मतलब ऐसी शक्ति जो कोई दे ना आपको, प्राप्त हो यानी कि संविधान के द्वारा प्राप्त हो, किसी अन्य राजा महाराजा के द्वारा नहीं, जो अपने जैसी किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होती, जनता ऐसी सर्वोच्च शक्ति के आदेशों का पालन आदतन करती है, यह आपको ध्यान रखना है। द्वितीय खंड में आप क्या बताएंगे, तो ये आपने संप्रभुता को स्पष्ट किया प्रथम खंड में। अब भारतीय संविधान में से शामिल करने का निहितार्थ क्या है, तो प्रस्तावना में नहीं संप्रभुता यह भी स्पष्ट करती है कि भारत में राज्य सर्वोच्च विधायिनी कार्यकारी शक्ति धारण करते, यानी राज्य के पास सर्वोच्च लॉ मेकर की शक्ति है और उस लॉ को एग्जीक्यूट करने की भी शक्ति है, आपने यह दिखाया। अब देखिए फ्लो चार्ट, यहां पर फ्लो चार्ट एग्जाम में आपको फ्लो चार्ट आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, डरिएगा नहीं, और अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये होता है प्रारंभ, कई प्रकार के फ्लो चार्ट में सिखाऊंगा। ये मैंने जो है एक यानी प्रारंभ और समाप्त, आप ऐसा भी एक फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया बनता है, नहीं आप बस बीच में ये कर दीजिए प्रारंभ और उसके बाद यहां एरो बना दीजिए समाप्त। तो प्रारंभ क्या, उच्चतम न्यायालय बेरुवाड़ी केस, ऑस्टिन का संप्रभुतावादी सर्वोच्च सिद्धांत, जनता की स्वाभाविक मनोवृत्ति और राज्य सर्वोच्च, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसके पास विधायिनी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, समाप्त। अब मेरे बच्चों अगर आप खुद विचार करो, जो हमने अभी प्रथम खंड में लिखा उसी को फ्लो चार्ट में बता दिया कि नहीं बता दिया। अब अगर ये फ्लो चार्ट आप प्रैक्टिस करें तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपका कंटेंट पूरा तैयार हो रहा है, फ्लो चार्ट आपका पूरा कंटेंट ही तैयार करा दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आप इस प्रकार से चीजों को देखेंगे। अब आते हैं तृतीय खंड में, इसके निहितार्थ की तलाश करते हैं। प्रस्तावना में संप्रभुता को, यानी 2 पार्ट में क्वेश्चन है ना, एक बार फिर से वापस आ जाओ, क्योंकि कई नए बच्चे होंगे जिनकी अभी तैयारी उस मुकम्मल जहां तक नहीं होगी। तो संप्रभुता शब्द का आशय बच्चों समझ गए आप लोग, ओके लिखिए, मैं बैठा हूं। संप्रभुता शब्द का आशय, और मैंने पहले भी विस्तार से बताया है, जो बच्चे आज देख रहे हैं प्लीज मेरा एम लक्ष्मीकांत 100 आवर्स प्लीज उसको फॉलो करें। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में इसे शामिल करने का निहितार्थ, अब हम इस खंड पर बातचीत करने जा रहे हैं, आइए चलते हैं। क्या है भाई,
तृतीय खंड, प्रस्तावना में के निम्नलिखित निहितार्थ देख रहे, डायरेक्ट कोई कहानी में बना रहा हूं, डायरेक्ट निहितार्थ ये है, आशय ये, सब बिल्कुल कंटेंट के साथ, कोई अपनी तरफ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में संप्रभुता, क्या मतलब है इतनी बड़ी लाइन, कुछ देखा ही नहीं, इतनी लंबी लाइन कंप्लीट हो गई। ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं आप लोग, विचार करें, अगर इससे अच्छा लिखते हैं तो आप लोग की सराहना है, हट साफ है। लेकिन अगर इस टाइप से लिखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि संप्रभुता भारत में एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत राज्य सर्वोच्च शक्ति है। अब लो, यानी एक लाइन लिखना था कि संप्रभुता का आशय राज्य की सर्वोच्च शक्ति, और आपने इस प्रकार हम देखते हैं कि संप्रभुता। अब बताइए, इतनी पंक्ति आपने कितने शब्द बेकार कर दिए। इसीलिए बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस एग्जामिनेशन की जान है मेरे बच्चों। 1750 नंबर मेंस होता है। कितने नंबर का होता है? 1750 नंबर मेंस होता है। अब जरा बताइए, 1750 अंक के लिए केवल लिखना है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस तो अलग करनी पड़ेगी ना। मैंने बीड़ा उठाया है गांव के अपने बच्चों तक पहुंचने तक का। मैं गांव से हूं, याद रखिएगा, गांव से हूं, और अभी भी बोल रहा हूं कि गांव में मेरा मतलब पूरा वजूद गांव से है। तो उस वजूद को मैं महसूस करता हूं कि जो भी बच्चे सब अर्बन एरिया या जो किसी कारणों से सामाजिक आर्थिक, यानी धन भी एक बहुत बड़ा कारण है, सामाजिक कारण, जैसे लड़कियों को बड़े शहरों में पढ़ने नहीं भेजा जाता, जिन लड़कियों की शादी हो गई हो, जिनको लगता हो कि उनके स्वप्न पीछे छूट रहे हैं, आप पकड़े रहिए मेरे लेक्चर्स को, आपके स्वप्न को आपके घर में चूल्हे के अंदर, यानी कि आपकी रसोई में जिंदा कर दूंगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और अपने लगातार मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं अभी ये कोर्स खत्म होगा फिर इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा यहीं इसी पर स्टूडियो पर। तो उन बच्चों के लिए भी फोकस हूं पूरा, और ये कोई हाथी का दांत नहीं, मैंने पहले दिखाने वाला काम नहीं है, काम सुपर हिट चल रहा है। द हिंदू फॉलो करिए, पीआईबी फॉलो करिए, और फिर इसको फॉलो करिए, आप देखेंगे जीवन बदलेगा, परिवर्तन आएगा। आइए चलते हैं। तृतीय खंड, प्रस्तावना में संप्रभुता को सम्मिलित करने के निम्नलिखित निहितार्थ हैं। प्रस्तावना में निहित संप्रभुता यह घोषित करती है कि भारत अब ब्रिटिश संसद या क्राउन के अधीन औपनिवेशिक राज्य नहीं रहा, यानी कि भैया अब हम तुम्हारे नहीं है, हम संप्रभु हैं। पहला, राज्य द्वारा बाह्य तथा आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लिए जाए, यानी हमारी विदेश नीति अब स्वतंत्र होगी, और जो हम राज्य में कोई भी लॉ या किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूशन कुछ करेंगे तो हम फ्री हैं, हम किसी के संप्रभु नहीं है, अरे मतलब सॉरी, हम किसी के अधीन नहीं है। संप्रभुता का निवास स्थान जनता होगी, यानी कि जनता ही हमारी संप्रभुता की निर्धारक है। क्यों? लोकतंत्र इज इक्वल टू जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन। अब्राहम लिंकन साहब, सोचो अब्राहम लिंकन साहब जैसे लोग कहते हैं आत्माएं जिंदा होती, कितने खुश होते होंगे कि जो है लोकतंत्र की जो उनकी परिभाषा है वो पूरे देश में घर घर में है। किसी को कोई डेफिनेशन ना याद हो, पर डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन, जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन, ये सबको याद है, आप सबको भी याद होगा, हम लोगों को भी याद है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। भारत वैश्विक संबंधों में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा। इसका एग्जाम्पल है राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय आदर्श तथा शांति आधारित संबंधों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, फिर देखो बेटा, उदाहरण से पुष्ट हो रहा है ना। मैं मेरे सारे बच्चे जो मुझे फॉलो करें, एग्जाम्पल 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 एकदम बैठा लीजिए, एग्जाम्पल देंगे, पुष्ट होगा। भारत ने गुट निरपेक्ष, पंचशील तथा अफ्रीका एकता आधारित साम्राज्यवादी प्रजातीय, यानी जो हमारी विदेश नीति के आदर्श से, वह सारा आपके सामने पॉइंट में लिखा हुआ, इसी आदर्श संप्रभुता के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप खुद सोचिए एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस क्या है। आप अपने घर से जब कोई चीज मांगते होंगे अपने गार्जियन से, स्वाभाविक अभी आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, और या कुछ लोग इंडिपेंडेंट हैं तो अपना पहले का याद करें, तो आप खर्चा कैसे मांगते होंगे? आप कैसे कहते, मेरे अकाउंट में इतना डाल दो, मेरे अकाउंट में, अब कुछ लोगों का अपवाद अलग है, मेरे अकाउंट में इतना डाल दो क्योंकि मुझे 1 ये किताब लेनी है, 2 मुझे एक कपड़ा लेना है, 3 मुझे शूज लेने, 4 मुझे घर आना है, रिजर्वेशन कराना है, 5 कुछ ऐसा, या मेरी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी। तो इसका मतलब आप एग्जाम्पल से अपनी बातों को पुष्ट करते हैं, जिससे सामने वाला क्या होता है, सहमत होता है कि हाँ वाकई में इसके अकाउंट में पैसा डाला जाना चाहिए। दैट्स रोल इज एग्जाम्पल। ठीक है ना, वही रोल उदाहरण यहां अदा करता है, याद रखेगा। ठीक है ना। फिर अब और भी बातें, प्रस्तावना में निहित संप्रभुता या इंगित मतलब संकेत करती है कि आंतरिक रूप से भारत अब देशी रियासतों में विभाजित नहीं है। सभी प्रांत, सभी रियासतें अंग्रेजों के काल में जमींदार भारतीय संप्रभुता के अधीन, वह संप्रभुता राज्य की जो संप्रभुता है किस पे, उसका स्रोत जनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देखो फिर मैंने कहा ना, किसी विद्वान के स्टेटमेंट से कहा था कि भारत में राजाओं, महाराजाओं, सुल्तानों का युग समाप्त हो गया है, अब भारतीय जनता संप्रभुता में
वाहक होगी। संप्रभुता यह स्पष्ट करती, क्या स्पष्ट करती है? कि भारत में संसद सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था। डायग्राम। सभी प्रथाएं, परंपराएं, प्राचीन कानून संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन है। संसद द्वारा निर्मित कानून सभी समुदायों, वर्गों तथा क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होंगे। निष्कर्ष, अब यहां निष्कर्ष की आवश्यकता थी। क्या कह रहा है? कि स्वाभाविक है संविधान में प्रस्तावना में इसे शामिल करने का निहितार्थ। तो आइए बताएं क्या है भैया निष्कर्ष। लगभग 70 वर्षों तक भारतीय संविधान एवं शासन का संचालन यह सिद्ध करता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रामाणिकता हम 70 वर्षों से स्थापित कर रहे हैं। तो यहां पर निष्कर्ष आ गया। अब देखो फिर बेटा, आंसर समाप्त करने से पहले एक फ्लो चार्ट आपको डालना, ये मैंने बताया है। ये ध्यान करिएगा, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। ये निष्कर्ष के पहले आता है। कहां आता है? निष्कर्ष के पहले। हमेशा फ्लो चार्ट हमेशा मतलब जिस चीज को रिफ्लेक्ट करता है वहीं आता है। तो कोई इश्यू नहीं, निष्कर्ष को आप यहां ले लीजिएगा, ठीक है। निहितार्थ में अब देखिए, भारत अब औपनिवेशिक राज्य नहीं, गुट निरपेक्ष विदेश नीति, पंचशील एकता आधारित भारतीय विदेश नीति, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र संसद, सर्वोच्च कानून निर्मात्री और जो सभी समुदाय वर्ग क्षेत्र पर लागू। देख सकते हो आप निहितार्थ कितना क्लियर है। एक चीज, आइए आपने कुछ अंग्रेजी माध्यम के टॉपर्स को, मेरा तो काम सिखाना है ना, मेरा आंसर बता के भागना नहीं है, मेरा तो सिखाना है। 2-3 प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-3 अभी आप लोगों को दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा उस पर। 5 क्वेश्चन है, 3 मैं कराऊंगा और 2 मैं संकेत करूंगा जिसका आंसर है, और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो हमें आपको तैयार करना है, मुझे अपने ज्ञान का नहीं कि मुझे क्या आता क्या नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में उसको भी कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे भैया जो मैंने दिया था, जिसका फॉर्मेट भी दिया था, क्या आप कर पाए? लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम अब पकड़ते हैं। मैं क्या कहता हूं, 900 सीट, 450 या 400 या 300 जितना भी जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं, और 1000 जो इंटरव्यू में उस साल फेल हैं, सब फिर से आके धमक पड़ते हैं। और हम तो भैया नए, हम तो हिंदी माध्यम वाले, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, और हमें भैया आंसर राइटिंग आती नहीं। अब हम क्या करें? तो आपके पास क्या रास्ता है? यही रास्ता है जो इंग्लिश मीडियम अपनाता है, फ्लो चार्ट। यानी कि अगर अब मैंने क्या कहा, निष्कर्ष के ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों अब मैं दूसरी चीज, सब लोग एकदम तैयार हो जाइए, एक नई दुनिया में ले जा रहा हूं। ध्यान करिएगा, एकदम आंसर राइटिंग की नई दुनिया। कुछ कट जाएगा और कुछ रह जाएगा। आंसर राइटिंग का एक नया संसार। अब वो क्या है, आइए इसी प्रश्न में मैं सिखा देता हूं। और ये इंग्लिश मीडियम में किया जाता है पूरा, ठीक है ना। अब देखिए, संप्रभुता शब्द का क्या आशय है भारतीय संविधान में? हो गया, क्वेश्चन यही हुआ। अब मुझे बताइए, प्रथम खंड मान लीजिए, अब आपको दिखाना है 150 शब्द में क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में। आप मुझे बताओ क्या 150 शब्द में आप अगर यही लिखोगे, केवल प्रस्तावना प्रथम खंड वाला, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप लोग भी काउंट करिए, मेरी मदद करिए। 15 16 17 18 19 20, यानी आप मानिए लगभग 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30, इसका मतलब लगभग 60, और लगभग ये पूरा मिला के लगभग 80 वर्ड आप लोग काउंट कर लीजिए। लगभग 80, 70 से 80 सब तो हो ही गए। अब आप बताओ, 150 में तो 80 यहां से हो गए, अब कितना बचा? केवल इंट्रो में ही 70 तो गया, ठीक है ना। अब बचा आपके पास 70। अब इसके बाद क्या है कि दूसरा चीज क्या, अब तृतीय खंड में जब 80 वहां था तो 80 यहां भी हुआ होगा, फिर 80 तो पता नहीं कितना यहां हुआ होगा, यानी हो गया 300 शब्द। तो मैंने क्या कहा, आइए अब सिखाता हूं कि जब आपको 150 शब्द में आए तो क्या लिखना है, 250 में आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, विद फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। क्या करना है? अगर 250 में आए तो विद फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, सॉरी, फ्लो चार्ट एंड ये पॉइंटर्स दोनों लिख सकते हैं। पर अगर 150 में आए तो आपको क्या करना होगा मेरे बच्चों? सबसे पहले यानी एक लाइन आप ऐसे पैराग्राफ, इसको थोड़ा इरेज कर दूं तो और अच्छे से समझा पाऊंगा। याद रखिएगा, इसको अगर इरेज कर दूं तो और अच्छे से, यानी हम पहला तो ये लिख देंगे, चलो भाई हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जो द्वितीय खंड आ रहा है, प्रथम खंड हमेशा पैराग्राफ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक लिखने का एक थोड़ा सा अच्छा एक अलग प्रकार का ये माहौल होता है। तो प्रथम खंड तो आप प्लीज ऐसे ही करिएगा। सेकंड खंड बच्चे, द्वितीय खंड सीधा कहां आ जाएंगे? डायग्राम पे। ऐसे प्रारंभ, यानी आपने लिखा उच्चतम न्यायालय का, फिर इसके बाद एक एरो बीच में, देखिए मैं डाल दे रहा हूं, इसीलिए मैंने नहीं डलवाया था क्योंकि यहां पर मुझे समझाना था। फिर इसके बाद अगली बात, और फिर इसके बाद अगली बात, और इसके बाद ये समाप्त सब यहां काट दीजिएगा।
राज्य सर्वोच्च स्थापित हो गया, यानी आपने बता दिया कि संप्रभुता शब्द का क्या आशय है, पहले यहां से और उसके बाद इस डायग्राम से। अब आपको बीच का कंटेंट लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद तृतीय खंड में क्या लिखना था, निहितार्थ लिखना था। अब आपके पास शब्द कम है, सीधा हम बिटा जाएंगे कहां पे, निहितार्थ का डायग्राम बना देंगे सीधा कि ये है पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, और उसके बाद इन दोनों से मिलने वाला ये पॉइंट, इससे निकला ये पॉइंट, और फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसके बाद ये निष्कर्ष लिख देंगे। और 150 शब्दों में आपका इंग्लिश मीडियम को फेल करता हुआ, जी हां फेल करता हुआ आंसर आपका यहां पर रेडी है। तो हिंदी मीडियम में गांव में रहने वाले मेरे सभी भाई बंधु किसी भी प्रकार से डरेंगे नहीं, हम बहुत बड़ी कहानी बना सकते हैं। बस आप तैयार रहिए, मेहनत करने का मादा रखिए, हमारी कमियों को भी अपनी शक्ति बनाइए। ये नहीं कि कमी है, आलोचना आलोचना होनी चाहिए। कबीर क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, यानी कि हम निंदक, आप हमारी निंदा करेंगे अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो गुरु हूं, मैं हर एक प्रकार के सिद्धांत, हर एक प्रकार के आदर्श पढ़ चुका हूं, और मैं तो एथिक्स भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना, और सारे विषय पढ़ाता हूं, तो ज्ञान कहीं न कहीं एक समग्रता में है, तो मुझे सब पता है, सभी महापुरुष कैसे। तो निंदा अच्छी बात है, वो हम एक्सेप्ट भी करते हैं, इसलिए हमारे चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। बच्चे कभी कभी अपशब्द भी बोल जाते हैं, क्या किया जाए, ऑप्शन क्या है, हमें तो गांव तक दीप ज्योति से ज्योति जलाते चलो, गांव तक अगर 2 बच्चा भी, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कितने मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर ये चेंज हो गया, जीवन बदल गया, दूसरों के लिए क्या है, और एक अध्यापक के जीवन का इससे बड़ा गौरव क्या है कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ, हिमाचल में बैठा हुआ बच्चा, राजस्थान के किसी कोटा सीकर झुंझुनू में बैठा, या किसी भी राज्य में, वो ऐसे मैसेजेस कर रहा है, ठीक है। तो हमें तो उन बच्चों तक पहुंचना ना जो यहाँ आ नहीं सकते, बीकर सेक्शन के बच्चे, बीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग नहीं आ सकते, पैसा भी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है अनेकों प्रकार की अन्य समस्याएं भी है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, हम लोग को बहुत मेहनत करनी है और ज्योति से ज्योति जलाना है। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये केवल फॉर्मेट बनाया गया है। तीसरा क्या, केवल फॉर्मेट, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। पहले में मैंने क्या किया, सामान्य, दूसरे में विशिष्ट, और उसके बाद दूसरे में 2 प्रकार की शैली, एक विस्तृत आंसर और एक जो है 150 में फ्लो चार्ट वाला, तीसरे में केवल डायग्राम। मूल अधिकार आत्यांतिक अधिकार नहीं है, इन पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। क्या है, मूल अधिकार आत्यांतिक अधिकार नहीं है, इन पर युक्त युक्त निर्बंधन। अब प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, संविधान में उन परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सार्वजनिक हित में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सके या उनके प्रयोग पर कुछ निर्बंधन लगा सके। ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके। द्वितीय खंड में क्या बताना, किस किस रेफरेंस में, यानी कि इन पर युक्त युक्त निर्बंधन अगर लगाएंगे तो किस किस में, तो आपने पढ़ा है ना, प्रतिरक्षा सेना सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 33, जब मार्शल लॉ लागू हो अनुच्छेद 34, संविधान के संशोधन के द्वारा, और आपात उद्घोषणा के समय। तो सब कुछ तो हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने विस्तार नहीं दिया, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और तीसरा है, सभी मूल अधिकार आप लिख दीजिए और उसके बाद बता दीजिए कि क्रमशः सभी पर युक्त युक्त निर्बंधन लगा हुआ है। वो पूरा आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ, आप आसानी के साथ, सभी का मतलब सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में और एक चीज और, ये पीछे वाले क्वेश्चन पे ऐसे मत भागिएगा कि सर ने नहीं, आपको मेहनत करनी है, मेंस आपको लिखना है, याद रखिएगा। और कब, मैं बार बार कहता हूं, उम्र कब 21 से 30 पहुंचती पता नहीं चलता। तो आप इसको लिख करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या लाइव क्लास में जब आप रहिएगा कि हाँ सर मेरा नाम ये है, भले मैंने आपका नाम ले पाऊं, चूंकि 200-250 बच्चों का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता 55 मिनट की क्लास में, लेकिन भले मैं लेकिन मैं नाम पढ़ता रहता हूं, मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, उस पर मुझे सब दिखता रहता है। तो प्लीज, ठीक है ना। अब आइए, आप लोग लिखेंगे कि हाँ सर मैंने विस्तार किया था, मुझे अच्छा लगा। कोई कहेगा कि सर मैं विस्तार कर रहा था, मुझको ये कमी लगी। तो पता चला मैंने पढ़ लिया क्या समस्या है, और मुझे लगा हाँ यार ये जेन्युइन समस्या है जो सभी बच्चों को आ सकती है, एक बार मैं फिर उसको बता दूंगा। तो किसी टीचर का भी यूज करना सीखो, जैसे मैं कंटेंट का यूज वैसे आप मेरा यूज, ठीक है। संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में समुचित संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून कर सकती है, स्वाभाविक है 368। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकारों पर संसद एवं न्यायपालिका द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णय कौन कौन से हैं, उनकी संपरीक्षा करनी है। यूपीएससी में आ चुका है, इसीलिए देखो पहला क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आया, दूसरा यूपीएससी वाला कराया, तीसरा यूपीएससी नहीं आया उसको, और फिर चौथा फिर यूपीएससी। तो एक मैंने प्लानिंग के तहत किया, मेरी आंसर राइटिंग हमेशा प्लानिंग से, जिससे आपका स्किल उभार सकूं, अपना नहीं, ठीक है। संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में समुचित संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को कम कर सकती है, बिल्कुल है,
ये तो हम लोगों ने पढ़ा ना बेटा, संविधान संशोधन पूरा चैप्टर पढ़ा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा पट्ट से जाएंगे और संविधान संशोधन का पूरा पूरा प्रावधान वो क्या करेंगे कि वो पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो संविधान संशोधन के सारे प्रावधान पढ़ेंगे। तो अब देखिए पहला वही चीज है, यानी कि यह ऐसा कर सकती है और सार्वजनिक हित में कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकती है। तो सिंपल सी बात, ये बताने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार हट जाता हूं, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के और ओके करके लिख दीजिए कि सर जो है समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद क्या, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अब देखो उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन भाग 3 में संशोधन किया जा सकता है और उससे बनी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि के संबंध शब्द के अंतर्गत नहीं आती है। वही वाला आ गया ना बेटा। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर 24वां संविधान संशोधन सब करा चुका हूं, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं। फिर क्या करा, केशवानंद भारती मामला कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर केशवानंद भारती में क्या आ गया, आधारभूत ढांचे की संकल्पना आ गई और उच्चतम न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया। बच्चों समझ में आ गया? ओके लिखो सारे अगर समझ में आ गया है तो, क्योंकि यह तो मैं विस्तार से करा चुका हूं। आप इसको एक बार खुद करेंगे, आपको मुझे तैयार करना, ग्रूम करना, ठीक है। तो आप अपने मस्तिष्क पर जोर दें, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन की मतलब इंदिरा जी, अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद की शक्ति को सर्वोच्च बना दिया गया, जिसे न्यायालय किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दे सकता। फिर आप याद करिए मिनर्वा मिल्स मामले में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नए खंडों को असंवैधानिक और क्लियर है घोषित किया गया। और क्यों? क्योंकि उससे संसद को असीमित शक्ति प्राप्त होती है और उससे संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो रहा था। फिर पश्चिम बंगाल राज्य बनाम प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट कमेटी 2010 में कहा गया कि यह भी एक मामला था कि कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त करता है वह आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के समान तथा अवैध है, क्योंकि मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार हैं जिन्हें किसी भी संसदीय अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो ये आपको बस देखना है क्या था इस कथन, मूल अधिकारों पर संसद एवं न्यायपालिका द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों की विवेचना। कितना आसान यूपीएससी पूछा। और बेटा याद करिएगा पिछला लेक्चर मूल अधिकारों पे क्या ये हमने नहीं करा, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कराया गया, सारे केस, ठीक है ना। शंकरी प्रसाद से मामला स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा, फिर वो केस केशवानंद और फिर मिनर्वा मिल्स और फिर जो है अभी बंगाल वाला जो केस था वहां तक आया। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन हैं जिनमें सबसे पहले हम जो है यह आपके ये मैंने कहा था ना आप लोगों से कि भारतीय संघ व्यवस्था पर आपको पता लग गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था क्या पर यूपीएससी प्रैक्टिकल प्रश्न पूछता है। तो उसी प्रैक्टिकल प्रश्न के लिए ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं। ये कंटेंट है एक प्रकार से कि भारतीय संघीय राजनीति का परीक्षण कीजिए। अगर कभी ऐसा आ गया कि संघीय राजनीति, तो इसका मतलब व्यवहारिक रूप से जो हम लोगों ने पढ़ा था विधायी, प्रशासनिक और जो है वित्तीय शक्तियों का बंटवारा है और केंद्र राज्य संबंध वाले पार्ट में और संघीयता को कहीं न कहीं आगे बढ़ावा दिया जाता है भारतीय संविधान में, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय संघवाद को संविधान का आधारभूत अभिलक्षण माना है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर प्रैक्टिकल आए कि राजनीति का परीक्षण, यानी राजनीति कैसे चली, यानी सरकारों ने किस प्रकार से संघीय राजनीति को, केंद्र एवं राज्य सरकार किस प्रकार से प्रैक्टिकल में लेकर के चली, तो आप इसको खुद पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मैंने सारे फैक्ट आपको दिए, आपको कंटेंट दिया। ऐसा कंटेंट जल्दी मिलता नहीं है। तो 1952 से 1990 तक पहला मैंने बनाया है और 1990 से यानी जब हमने आर्थिक उदारीकरण वगैरह अपनाया, तो ऐसा मान सकते हैं। तो यहां से एक और यहां से एक, तो इस यहां पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन दोनों पार्ट में यह बताया गया। यानी आंसर भी आप चाहें तो एग्जामिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट इसकी लेनी है और बस केवल उन घटनाओं को याद कर लेना है। और संघीय व्यवस्था आपको पता है, राजनीतिक घटनाक्रम जो हुए याद करिएगा। जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा। तो आपके सामने ये रहा, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखिए एक और क्या चलेगा, इस तरफ हमेशा चलेगा 1952 से 90 और इस तरफ चलेगा 90 के बाद से, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से 52 से 90 और 90 के बाद, मतलब उसी के आगे 3 4 5 पॉइंट, इधर भी 3 4 पॉइंट देखिए, 5 से 6 पॉइंट। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं, आपको बहुत केवल बताया गया है कि जब नेहरू जी की सरकार थी, जब इंदिरा जी की सरकार थी, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, जब राजीव जी की सरकार थी, तो क्या क्या हुआ, और इसके बाद केंद्र और राज्य में, और उसके बाद जब 90 से सारी सरकारें आई, यानी कि नरसिम्हा राव काल, उसके बाद जो है
बीजेपी का एनडीए वाला काल, फिर यूपीए 1 यूपीए 2, फिर एनडीए 2 एंड एनडीए 3, तो वो सारी बातें बताई गई अभी तक, नीति आयोग तक मैंने कनेक्ट किया है 1990 के बाद से अब तक। ठीक है, तो आप प्लीज इसको देख लेंगे। ठीक है, अब एक पेचीदा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया, ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, मैं एक बार लिख देता हूं, ये अभी तक आया नहीं। फ्यूचर यानी भविष्य में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको इस पे तैयार रहना है। करंट पढ़ते समय आपको समझ में आएगा, जैसे जब आप हिंदू का डिस्कशन सुनेंगे, तो प्लीज हिंदू का डिस्कशन सुबह 9 बजे मेरे साथ जरूर आइए, सब वहीं से निकलते हैं। हिंदू के डिस्कशन में मेरे साथ जरूर आइए, सुबह 9 बजे लाइव आने का एक अलग ही मजा है, याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है, हरित संघवाद से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता एवं संवैधानिक संदर्भों को बताते हुए संघवाद की स्थापना के आवश्यक पहलुओं पर चर्चा कीजिए। हरित संघवाद से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता एवं संवैधानिक संदर्भों को बताते हुए संघवाद की स्थापना। तो बेटा देखो, आवश्यकता, हरित संघवाद क्या होता है? हरित संघवाद मतलब होता है कि केंद्र और राज्य इस प्रकार से पॉलिसी बनाए जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो और जिसके आधार संविधान में दिए गए हैं। संविधान में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, इसके आधार राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, मूल अधिकार भी हैं, तो तीनों में ये सारी चीजें दी गई। हरित संघवाद यही है, यानी कि आवश्यकता क्यों है हरित संघवाद, समझ में आया बेटा? हरित संघवाद यानी केंद्र राज्य मिलकर के पर्यावरण पारिस्थितिकी संरक्षण को एक साथ आगे लेकर के चले, जिसके आदर्श हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में और संविधान के अन्य प्रावधानों में शामिल है। तो हरित संघवाद। वर्तमान विश्व में जलवायु परिवर्तन आवश्यकता क्यों है, क्योंकि देखिए प्रश्न क्या है, हरित संघवाद यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, मैंने बता ही दिया। हरित पहला आप बता देंगे कि हरित संघवाद क्या होता है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिस्ट से। ठीक है, ये हो गया। आवश्यकता क्यों है, वर्तमान विश्व में जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, जैव विविधता, वनों में कटाव, ओजोन स्तर के अपक्षय की पृष्ठभूमि में संघवाद की पूरी संकल्पना में हरित संघवाद को शामिल करके इसे और सबलीकृत करने पर बल दिया जा रहा है, याद रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, इसकी आवश्यकता तो आपने बता दिया, क्लाइमेट चेंज का पूरा। और फिर बताइए संवैधानिक संदर्भ क्या है, तो संविधान का संदर्भ में अनुच्छेद 48(4) का, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद क्या है, जो संघ, राज्य एवं समर्थित तीनों सूचियों में इससे संबंधित विषयों में, इससे संबंधित विषय हैं जिस पर केंद्र राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, दोनों को बनाना चाहिए, यही हरित संघवाद है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद वित्त आयोग की भूमिका इसमें बतानी है, यानी प्रथम बात अत्यंत ठोस ढंग से 13वें वित्त आयोग ने इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि किसकी, हरित संघवाद की, कि अब समय आ चुका है पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के बीच उचित प्रबंधन द्वारा सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जाए। वित्त आयोग ने सबसे पहले इस पर फोकस किया, वित्त आयोग संख्या 13। प्लीज हरित संघवाद आप देख रहे हैं, ये फ्यूचर के क्वेश्चन, द हिंदू डिस्कशन बिल्कुल ना छोड़िए। आयोग ने वन संबंधी अनुदान के तहत करीब 500 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। इसके साथ साथ उर्वरक सब्सिडी को बढ़ावा देने, यानी ये एग्जांपल्स बताए। और फिर कहा गया हरित संघवाद में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, कि यानी पर्यावरणीय जरूरतों के हिसाब से संसाधन मुहैया कराना, जिससे फिर इसके बाद बहुस्तरीय निकायों को जोड़कर और बेहतर पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी आगे लेके जाना, केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय स्तर पर वित्त का हस्तांतरण किसके लिए, यानी केंद्र से राज्य, राज्य से पंचायती राज संस्थाओं को किस लिए, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किया जाए और पर्वतीय व उपद्वीपीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संरक्षण पर विशेष पहल। एक एग्जांपल यहां पर फिर वो भूल गए हैं, मैंने बोला था आप लोगों को, मैंने बताया था, अभी क्या हुआ था, मसूरी कॉन्क्लेव उत्तराखंड में हुआ था बेटा ना, मसूरी कॉन्क्लेव मैंने द हिंदू वाले सेगमेंट में कराया है, अगस्त में हुआ था, ये अगस्त में या सितंबर में आप चेक करिएगा, तो चूंकि 5 अगस्त से मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ अगस्त में मसूरी कॉन्क्लेव। और इसमें क्या हुआ था कि जो पहाड़ी राज्य हैं उन्होंने क्या माना था, ग्रीन बोनस की मांग करी थी। तो एग्जांपल आ जाएगा ग्रीन बोनस, यह पहाड़ी राज्यों की मांग ग्रीन बोनस की केंद्र से, ये क्या है, यही है जो है हरित संघवाद। क्लियर है? तो देखो आपने वर्तमान उदाहरण द हिंदू से इसको कंप्लीट किया। तो उम्मीद कर है वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य आप पढ़ना चाहते हैं, आपका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार पढ़ना चाहता है, तो उसको जरूर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भेजें, जहां पर मैं हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स उनका कंप्लीट कराऊंगा बेहतर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के साथ। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पसंद आया हो तो ऑप्शनल इससे भी बेटर ढंग से, यानी मैं हर दिन कोशिश करता हूं कुछ बेटर कर पाऊं। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय के लिए उन लोगों को बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक चयन नहीं किया, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी माध्यम में अगर आपको करना है तो कॉपी कौन चेक करेगा, कोई हिंदी माध्यम वाला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।